द लिविंग वर्ड एक ऐसा चैप्टर जिससे हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो नीट हो, बीएस नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, लैब असिस्टेंट हो, एक सवाल जरूर पूछा जाता है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में हमारे पास 3 से 4 चीजें हैं। नंबर 1 चीज है हमारे पास में लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, फंजाई हो, एल्गी हो, इनके बारे में पता करना कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो क्यों है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में 2 चीजें आ जाती है हमारे पास में, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। हम जब इससे आगे आते हैं इन प्रॉपर्टीज के अंदर, जहां पे हमारे पास ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है और भी बहुत सारी जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह है। अगर मैं इससे आगे आऊं तो हमारे पास में आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि यार ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, लेकिन इन और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा, इनको नाम देना पड़ेगा, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमने एक हायरार्की, एक टैक्सोनॉमी बनाई जिसके अंदर हम इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम आगे अगर बात करें तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हायरार्की के अंदर हमारे पास में 7 ऐसे टैक्सोनॉमिकल रैंक आते हैं जिसमें हमारे पास स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें किंगडम तक हम चले जाते हैं। उसके बाद में अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई, रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास जूलॉजिकल पार्क हो गया, हर्बेरियम हो गया, कीज हो गई, म्यूजियम हो गया। ये सारी चीजें हैं जिससे हम इस चैप्टर के अंदर एक सवाल को इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस पूरे चैप्टर को याद करना, वो भी विद इन 90 मिनट्स के अंदर, तो इस क्लास को पूरा प्रॉपर देखना, क्योंकि इस 90 मिनट्स के अंदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हर सवाल का जवाब इस क्लास में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप कमेंट में अपने नेक्स्ट आने वाले चैप्टर का नाम जो आप चाहते हैं वो जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं क्लास में। वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से एक नई सीरीज, बच्चों की मोस्ट अवेटेड सीरीज कि भैया हमें वन शॉट के मीडियम से कंप्लीट रिवीजन करवा दो, और एक ऐसा रिवीजन जिसके बाद हमें दोबारा कोई क्लास देखने की जरूरत भी ना पड़े। तो लिविंग वर्ड के इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम हर एक चीज, जैसे कि टैक्सोनॉमी हो गई हमारे पास में, प्लांट हायरार्की हो गई, टैक्सोनॉमिकल ऐड हो गए, एंड मैनी मोर थिंग्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या हो गए, ये सारी चीजें अपन कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें देखने को मिलता है। तो शुरू करेंगे द लिविंग वर्ड के अंदर। इस सीरीज को देखने वाले बच्चों से एक रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि आप अगर इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं तो विदाउट एनी ब्रेक कंप्लीटली इसको देख जाइएगा। और इसके कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर यूट्यूब पे आप इसको देख रहे हैं तो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर का कमेंट जरूर करिएगा। एप्लीकेशन पे बच्चों देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम है, बिकॉज ये धमाकेदार सीरीज आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देगी, ये इस बात की गारंटी मैं आपसे ले रहा हूं। हर एक सवाल आपसे यहां से बनने लगेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट और बहुत कंसाइज में और सब कुछ मैंने डाल दिया है इस सीरीज के अंदर। पूरी जान निकाल दी है मैंने कंप्लीट बायोलॉजी की। तो आ जाओ शुरू करते हैं इस क्लास को। द लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड की बात करें यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कि आपको यहां मिल जाएगा टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका। इसके अलावा फ्री टेस्ट आप लोगों को जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और जो बच्चा प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना चाहता है वो जे एकेडमी के बाद से 1 जनवरी से शुरू होने वाले नए बैच, नए कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, जहां बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो लेवल पे मैं लेके जाऊंगा आपको एम्स दिल्ली के अंदर। द लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो जिंदा लोगों की दुनिया। क्या होती है जिंदा लोगों की दुनिया? जैसे ही मैं ये शब्द बोलता हूं जिंदा, तो मतलब जिंदा होता क्या है, हम किसे जिंदा कहते हैं, किसे मुर्दा कहते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास में एक टर्म आती है, और वो टर्म है हमारे पास में द यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हो गया? द स्पेशल, एक ऐसा फीचर। द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ गुथी हुई चीजें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो, मॉलिक्यूल से बनी हुई, जो एक्सप्रेस करती हो केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिससे हम ग्रोथ कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस कह सकते हैं, या अडेप्टेशन कह सकते हैं, या रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसा बना हुआ माइक्रो या मॉलिक्यूल्स का जो आपस में केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू क्या करता हो? ग्रोथ करता हो, रिस्पॉन्स करता हो, रिप्रोड्यूस करता हो। तो ये सारी चीजें अगर कोई करता है उसको हम कहते हैं लाइफ, यानी लिविंग, क्योंकि ये सारी चीजें एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है? वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब वो अपनी जैसी चीजें बना सकता है, और इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन या प्रोजेनी फॉर्मेशन।
वो इवॉल्व करता है नेचर में, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होगी वो भी खुद को चेंज करता जाएगा ताकि वो एग्जिस्ट रहे। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, जैसे सर्दी पड़ी तो हमने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया। कैसे ढाल लिया कि हमने अपनी बॉडी के ऊपर एक मोटी लेयर बना ली, हमने फैदर्स बना लिए, जिससे जो एयर है वो ट्रैप हो गई और वो इंसुलेटिंग की तरह बिहेव करने लगी। तो हमने क्या किया, खुद को रेगुलेट करना सीख गए, इंटरेक्शन करने लगे हम सिस्टम के साथ में, हम सिस्टम से कुछ चीज़ें लेने लगे, सिस्टम को कुछ चीज़ें देने लगे, यानी कि हमारी नेचर, हमारी अर्थ से हम चीज़ों को लेने और देने लगे। इसको कहता है इंटरेक्शन। और ये केपेबल बनाती है। और हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, जैसे लाइट की तरफ आप देखते हो सूरजमुखी का फूल होता है, वो कैसे रोटेट करता है, जैसे जिस तरफ सन है उस डायरेक्शन में वो अपने आप को रोटेट करता है, बिकॉज वो लाइट से क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो लाइट उसके लिए क्या कर रही है, अफेक्टिव फैक्टर का काम कर रही है, इसको कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे पेन चुभता है तो मैं हाथ हटा लूंगा, तो ये पेन का चुभना मेरे लिए क्या है, स्टिमुलाई है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कहाँ, लिविंग वर्ल्ड के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलती। तो यानी कोई भी जिंदा चीज है, जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट को लेके, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो रिएक्ट करेगा। और वो रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, हम कह सकते हैं। तो ये सारे मोटे मोटे तौर पे अगर फीचर हमको कहीं देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसमें लाइफ है, वो लिविंग है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया हमारे पास में, सेंसिटिविटी होगी, न्यूट्रिशन खाना खाना हो गया, एक्सक्रीशन खाना खाया है तो भाई एक्सक्रीटिव मटेरियल निकालना भी पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ग्रोथ यानी कि साइज, नंबर, लेंथ में बड़ा होना पड़ेगा। तो ये सारे फीचर जो हैं वो किसके हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर हैं। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में नंबर 1 प्रॉपर्टीज आती है ग्रोथ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। आज आप देखो, जब छोटे से बच्चे थे, आज आप बहुत बड़े हो गए हो, कल को और बड़े हो जाओगे, तो हो क्या रहा है, आप लगातार छोटे से बड़े हो रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। तो जब ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ के कुछ फिनोमिना है। जैसे ग्रोथ जो है वो नंबर में होती है, मतलब नंबर इंक्रीज हो सकते हैं 2, 4, 6, 8। ग्रोथ मास से होती है, यानी कि भार बढ़ सकता है, हो सकता है नंबर एक ही रह जाए लेकिन भार बढ़ने लगे। तो यानी ग्रोथ नंबर से भी डिसाइड होती है और भार से भी डिसाइड होती है। अब ये दोनों ही चीजें कैसे बढ़ती हैं, नंबर कैसे बढ़ रहा है और भार कैसे बढ़ रहा है, ये दोनों चीजें बढ़ती है बाय द सेल डिवीजन से। मतलब सेल डिवीजन से नंबर भी बढ़ता है और भार भी बढ़ता है। ओके, अगर प्लांट के रेस्पेक्ट में हम बात करें कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूअस होती है थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी होती है। यानी जब तक एक पौधा छोटे से बड़ा बड़ा बनता है, तब से लेके जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक एक पेड़ जो है वो बड़ा होता रहता है लगातार। यानी थ्रू आउट द लाइफ उसमें ग्रोथ होती है। लेकिन वहीं एनिमल के रेस्पेक्ट में हम बात करें, जैसे हमारे रेस्पेक्ट में, तो क्या बोला इसने कि जो ग्रोथ है वो एक सर्टन एज तक होती है। एक सर्टन एज मतलब क्या, जैसे आप और हम बोलते हैं ना, भाई तू कितने साल का हो गया, कि 18 साल का, अच्छा अब बस तेरी हाइट जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, अब तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब हमारे अंदर जो हाइट की ग्रोथ है वो एक सर्टन एज तक हुई, मतलब बोन की जो ग्रोथ है वो एक सर्टन एज तक हुई। तो एनिमल्स में ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है, इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टन एज, ये एनिमल की प्रॉपर्टी है। लेकिन प्लांट में जब तक पेड़ मरेगा नहीं, जब तक पौधा मरेगा नहीं, तब तक उसमें ग्रोथ होती रहेगी, वो लंबा चौड़ा होता रहेगा। ये ग्रोथ किससे होती है, सेल डिवीजन से होती है। अच्छा, जो हमारे अंदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम अगर एनिमल्स की बात करें तो हमारे अंदर सर्टन एज तक ही हो रही है, तो क्या उसके बाद में सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ तो सेल डिवीजन से होती है। सेल डिवीजन तो होगा, लेकिन वो सेल डिवीजन क्या करेगा, वो सेल डिवीजन अब हमारे अंदर क्या करेगा, सेल डिवीजन अकर द रिप्लेस द लॉस्ट सेल, क्योंकि हम जैसे जैसे बूढ़े होंगे, पेड़ भी बूढ़ा होता है, हम भी बूढ़े होंगे, तो हमारी डेड सेल को ये रिप्लेस कर देंगे, कौन, सेल डिवीजन। तो बेसिकली ग्रोथ इज अ इंक्रीज, ग्रोथ इज अ इंक्रीज इन अ मास में और साइज में। दस द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल बता दो भैया, जैसे पहाड़, मिट्टी का पहाड़ हो गया, तो आप देखो मिट्टी के पहाड़ बड़े होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं। अच्छा, इनके अलावा अगर हम देखें, जो पत्थर है अगर उससे लगातार हम देखते हैं यूज करते हैं, वो छोटा बड़ा हो जाता है। भाई हम क्या देखते हैं, लाइकेन वगैरह जो है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों पे आते हैं, पायोनियर स्पीसीज हैं, वो उसको मिट्टी में चेंज कर देते हैं। मिट्टी काफी टाइम तक पड़ी रहती है, इकट्ठी होती वो स्टोन में चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन लिविंग है, बट वो ग्रो तो कर रही है। बट एक चीज नोटिस करो, नॉन लिविंग थिंग्स में जो नए नए मिट्टी के पार्टिकल्स आए वो उसके ऊपर की तरफ आते हैं, जमा होते चले जाते हैं। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ
ऊपर की तरफ मटेरियल के एक्यूमुलेशन से हुई, इकट्ठा होने से हुई, लेकिन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ अंदर हुई, इनसाइड हुई, चाहे फिर वो प्लांट हो चाहे फिर वो एनिमल हो। इसका मतलब यहां एक शब्द आता है, द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो सरफेस एक्यूमुलेशन, सरफेस के ऊपर चीजों के जमा होने से, मटेरियल के, ठीक है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ग्रोथ जो है ना वो भाई प्लांट में भी है, एनिमल में भी है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हमेशा कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स का प्रॉपर्टी है, सिर्फ नहीं है, इसलिए यहां पे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं आएगा, दिस इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। यानी अगर सिर्फ लिविंग का हो तो ये डिफाइनिंग होगा, सिर्फ होगा तो डिफाइनिंग आएगा, सिर्फ नहीं है तो नॉन डिफाइनिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो है वो कहां होती है, इनसाइड होती है। कहां, लिविंग थिंग्स के अंदर। क्या होती है, इनसाइड होती है लिविंग थिंग्स में। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे आप देखो ये सेल्स है, तो सेल्स का देखो नंबर बढ़ रहा है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। अब अगर मैं इस सेल्स के, ये बहुत छोटी छोटी सेल्स है, बहुत छोटी छोटी सेल्स है, तो जब मैं इनको इकट्ठा करूंगा तो मैं इनको गिन तो नहीं पाऊंगा, तो मैं इस तरीके की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो सेल्स है इसको मैं भार से मेजर करता हूं। तो इसीलिए सेल या तो क्या करेगी, नंबर से बढ़ाएगी अपने आप की ग्रोथ को, या वेट से बढ़ाएगी। सिमिलरली एक अडल्ट क्या कर रहा है, एग दे रहा है, फिर एग से क्या निकला, चिक निकला, चिक से फिर वापस हैन बन गया। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा एक साइकिल सर्कल चल रहा है। क्या हुआ, एक साइकिल एक सर्कल चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर, क्योंकि देखो ये ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं। नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन, हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके ग्रोथ की, दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी रिप्रोडक्शन। हाँ, किसी ने आके बोला कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो भी मिलता है किसके अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर। मैंने कहा चलो बात करते हैं। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोजनी, ये किसका प्रोडक्शन है, प्रोजनी का, मतलब खुद के जैसे बच्चे पैदा करने को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब प्रोडक्शन करना, अगेन दोबारा से खुद का प्रोडक्शन करना, खुद जैसे ही ऑर्गेनिज्म का, तो रिप्रोडक्शन। हैविंग फीचर, ये फीचर किसके होता है, सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, क्योंकि खुद के जैसा ही है ना, तो रिप्रोडक्शन आ रहा है वर्ड। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एसेक्सुअली का मीनिंग क्या है, और बहुत सारे ऐसे जो सेक्सुअली भी करते हैं। तो ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। जो हमारे पास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन से ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास में है, वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनके बारे में बोला गया है कि आर सेम बिकॉज द रिप्रोडक्शन बाय द सेल डिवीजन। इस चीज को थोड़ा समझो। एक यीस्ट है, कौन है, यीस्ट है। अब जो ये यीस्ट है ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। मैं बना देता हूं, ये लो, ये यीस्ट हो गया। अब इस यीस्ट के अंदर क्या हुआ बेटा, सेल डिवीजन हुआ, और सेल डिवीजन होके एक से दो बनेगी। तो अब मुझे बताओ, ये एक से दो बन गई है ना, तो ये एक से दो बन गई। अब यहां पे अगर मान लेते हैं इसका भार 50 ग्राम है, तो अब कितना हो गया, 100 ग्राम। तो अब मुझे बताओ, यहां पे इसका नंबर वो भी बढ़ा, इसका मास वो भी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। हाँ भैया, इसको ग्रोथ कहते हैं, सही बात है। अच्छा, यहां पे ये आपके जय भैया हैं, मान लेते हैं ये जय भैया हो गए आपके। अब जय भैया रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जय भैया जैसा ही, या तो बॉय गर्ल, भाई बॉय या गर्ल दो ही में से कोई आएगा, तो ये भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो यानी सेम टू सेम प्रोजनी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे मैंने इसको बोला रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से हुआ, हमें पता है मियोसिस होता है। तो यानी भैया यहां पे भी क्या हो रहा है, सेल डिवीजन से प्रोडक्ट आ रहा है, यहां भी सेल डिवीजन से प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन भैया यहां तो आप मल्टी सेलुलर हो, अगर सिंगल सेल होता तब भी उसे दो प्रोडक्ट बनते। तो हम यूनिसेलुलर के केस में, हम यूनिसेलुलर के केस में ये नहीं बोल सकते कि भाई कौन सी ग्रोथ है और कौन सा रिप्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये सेल डिवीजन है या ग्रोथ है। तो यूनिसेलुलर के केस में, यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके केस में मैं एक चीज बोलूंगा कि ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। किसके केस में, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिमिलर टर्म है। क्या है, सिमिलर टर्म है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, सिमिलर टर्म है। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो सेम है, सिमिलर है, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीजन और दे ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन। तो रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं सेल डिवीजन से और ग्रोथ भी हो रही है सेल डिवीजन से। आगे देखो, मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं। ऑर्गेनिज्म बोलते ही वो हो गया क्या, लिविंग थिंग्स, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स, जैसे वर्कर बी, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है, जिसको हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। तो भाई साहब ये रिप्रोड्यूस नहीं करते लेकिन ये जिंदा है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो यानी यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग हो गया ये। और ये भी कैसा हो गया इस वजह से, ये भी हो गया इस वजह से नॉन डिफाइनिंग। तो ये भी नॉन डिफाइनिंग, एक्सेप्शन सामने आ गया कि भाई चीज तो जिंदा है लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो यानी ये क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी दोनों ही क्या है, नॉन डिफाइनिंग हो गया। तीसरी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, वह हमारे पास में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें, क्या है मेटाबॉलिज्म, इट इज अ सम ऑफ, इट इज अ सम ऑफ, सम मतलब टोटल, सब कुछ, ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सी चीजों का टूटना, बनना। अब हमारी बॉडी में सबसे जरूरी चीज क्या है, मेरी एनर्जी। मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, मेरी एनर्जी जा रही है। एनर्जी कहां से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। तो ग्लूकोज का बनना और ग्लूकोज का टूटना, ये सब चीजें इसमें आ जा रही है। इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। टेक प्लेस इन द इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां एक शब्द ध्यान रखना, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे सम को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं। यहां सम में क्या आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर चीजें बन रही है तो इसको बोलूंगा मैं एनाबॉलिज्म, और यहां और क्या आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये आ गया। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। यहां क्लियरली बोला इसने, यहां ये वर्ड इसने क्लियरली बोल दिया, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। इसका मतलब क्या हो गया, भाई साहब जिसमें भी मेटाबॉलिज्म होगा वो 100% जिंदा है, वो 100% जिंदा है। कल को मान लो मैं मर गया तो मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा। रुको रुको भैया, डायपॉज, मेंढक, उसमें क्या होता है, अरे उसमें मेटाबॉलिज्म स्टॉप नहीं होता। अरे रुको रुको भैया, सेल में जी0 फेज होती है, उसमें अरे सस्पेंड होता है, रुक जाता नहीं है, सस्पेंड होने का मतलब धीमे हो जाता है। हम रात में सोते हैं तो हमारी सांसों की रफ्तार धीमे हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। सिमिलरली वैसे ही क्या होता है कि जब जी0 फेज में सेल चली जाती है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इनएक्टिव फेज में चाहता है, तो वहां उसका मेटाबॉलिज्म कभी भी स्टॉप नहीं होता, क्योंकि जिस दिन मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया उस दिन वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। इस बात का ये प्रूफ है, क्यों, क्योंकि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी मूवियां देखी होगी, जो हॉलीवुड मूवीज देखते हैं स्पेस ट्रैवलर में, कि जो साइंटिस्ट जो लोग होते हैं वो सो जाते हैं, स्पेस ट्रैवलर सो जाते हैं एक पॉड के अंदर। तो वो जो पॉड होता है ना, उस पॉड में क्या होता है, उनकी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को स्लो कर देता है, जिससे उनकी जिंदगी बढ़ जाती है। जिंदगी बढ़ जाने, क्योंकि अगर वो नॉर्मल रहा तो वो चीज़ें, खाना पानी सब चाहिएगा, उतना पानी खाना पानी वो लेके जाएंगे तो बेटा या तो पहुंच नहीं पाएंगे या फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो वो अपने आप को सस्पेंड कर देते हैं और वो पॉड अपने पॉड को सेट करते हैं, मुझे 4 दिन बाद में उठा देना, क्योंकि 4 दिन बाद में मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो पॉड अपने से 4 दिन तक उनको सुलाए रखता है, 4 दिन बाद में अपने आप से वो पॉड खुलता है, वो उठ जाते हैं। तो इससे उनका मेटाबॉलिज्म स्लो रह हो जाता है। तो यानी मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, बात करें यहां पे मेटाबॉलिज्म को लेके, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट। अच्छा, कैसी होती है रिएक्शंस, सिंपल सी बात करें, जैसे हमारे पास में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है बेटा। ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज हम पानी पीते हैं, यहां पे सनलाइट, सॉरी, यहां पे एंजाइम्स आएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे। ये एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, ये एंजाइम इस ग्लूकोज को तोड़ देते हैं CO2 के अंदर, और यहां पे हमारे पास में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी।
और हमारे पास में क्या निकलेगी, एनर्जी एटीपी निकलेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज जो 6 मॉलिक्यूल का है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का है, ये एक कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है, यानी इसके 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, इसको कहता हूं कैटाबॉलिज्म, और इसको मैं कहता हूं रेस्पिरेशन। लेकिन ठीक इस फिनोमिना को अगर मैं उल्टा देखूं बेटा, ठीक इस फिनोमिना को मैं उल्टा देखूं तो ये होता है प्लांट में, और इसको नाम दे देते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो यहां एक एक जुड़कर 6 मॉलिक्यूल का एक, 6 कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल बना, तो ये क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। ये हो गया एनाबॉलिज्म, और ये हो गया कैटाबॉलिज्म। ये क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की कहानी हो गई यहां पे। और इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, लेबोरेटरी में भी कर सकता हूं। मैं ग्लूकोज लूंगा एक वेसल में, और ग्लूकोज उसमें पानी मिलाऊंगा और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दूंगा, तो ग्लूकोज टूट जाएगा, मुझे वहां से बबल्स उठते हुए दिखाई देंगे, और वो CO2 के बबल्स होंगे, और वो टेस्ट ट्यूब जो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी ड्यू टू द हीट, क्योंकि उसमें क्या हो रही है बेटा, एनर्जी बनी है। तो ये मैं लेबोरेटरी में भी कर सकता हूं। लेकिन एक शब्द आया था, गौर करो, नोटिस करो, यहां पे बहुत जरूरी शब्द था, वो ये वाला शब्द, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं लेबोरेटरी में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं तो वो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म है क्या, नहीं, तो मैं उसे लिविंग रिएक्शन नहीं कहूंगा, लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं कहूंगा, मैं उसे कहूंगा लिविंग रिएक्शन। तो यानी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम, मतलब बिना सेल के, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द विट्रो, यानी लैब के अंदर, आर नॉट अ लिविंग थिंग्स। तो वो जिंदा चीज नहीं है बेटा, नॉट अ लिविंग थिंग्स, बट इट इज अ लिविंग रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तो लैब में होती है। तो लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग रिएक्शन है। ध्यान रखना, ये चीज अगर कहां हो रही है, वेसल में हो रही है, तो दिस इज अ लिविंग रिएक्शन, और ये चीज अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल में हो रही है, तो दिस इज अ लिविंग थिंग। ये डिफरेंस ध्यान रखना। दैट्स वाई इसको कहते हैं हम क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी होती है तो लिविंग थिंग होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा, इनसाइड द वेसल होगा तो लिविंग रिएक्शन होगी। आई थिंक सबको समझ में आ रही है चीजें, और अगर आपको समझ में आ रही है बेटा, तो बस अपना प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखना। एक चीज मैं हमेशा कहूंगा आपको, लगातार पढ़ते रहने से ही सिलेक्शन मिलेगा। आप हर रोज पढ़ते रहोगे ना, भले ही कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ोगे, कब आदत डालो, 4 घंटे, 4.25 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे, अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इनफ टाइम है कि यू कैन क्रैक योर एग्जाम। क्योंकि आपके कंधों के ऊपर सिर्फ आपके सपने नहीं, आपके मम्मी पापा की जिम्मेदारियां भी हैं आने वाले समय में। तो आपको चीज़ें संभालनी है, करनी है। आपके मन में एक आग है ना बेटा, है, इतना मुझे पता है, बस उसे बुझने मत दो, उसे और भभकाओ कि वो आग तुम्हें पोटेंशियल दे कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकती है, क्योंकि ये तेरे लिए ही है, तुझे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस सीट की। और जिस दिन ये आग इतने ज़बरदस्त तरीके से भभकी ना, उस दिन तुम्हें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं 4th नंबर प्रॉपर्टी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब सेल टू सेल का अरेंजमेंट, उसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं किससे, एक या एक से ज्यादा सेल के। तो हमें पता है कि भाई हमारे पास में ऑर्गेनली होता है, ऑर्गेनली एक सेल के अंदर होते हैं, फिर सेल कलेक्टिव होके क्या बनाएगी बेटा, सेल कलेक्टिव होके टिश्यू बनाएगी, टिश्यू कलेक्ट होके ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन कलेक्ट होके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम कलेक्ट होके ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अब तुम मुझे आगे बता दो और क्या क्या बनेगा। ये ऑर्गेनिज्म आगे कलेक्ट होके क्या बनाएगा बेटा, पॉपुलेशन बनाएगा। इकोलॉजी में घुस गए हम साथ साथ। ये पॉपुलेशन आगे कलेक्ट होके क्या बनाएगी, बहुत सारी पॉपुलेशन कनेक्ट होगी तो कम्युनिटी बनाएगी। ये कम्युनिटी आगे कलेक्ट होकर क्या बनाएगी बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐड होगी और बनाएगी यहाँ पे इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम कलेक्ट होकर क्या बनाएगा बेटा, हमारे पास में बायोम बनाएगा। और ये बायोम कलेक्ट होकर क्या बनाएगा बेटा, बायोस्फीयर बनाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हमारे पास में क्या है, एक ग्रुप बन गया है। बस यहां ध्यान रखना, इकोसिस्टम तब बनता है जब यहां पे बायोटिक और नॉन बायोटिक, अभी तक सब बायोटिक था, तो बायोटिक तो आ गया यहां से। अब नया क्या आया, ए बायोटिक, यानी वाटर इंटरेक्शन, लाइट वगैरह ये सब, ए बायोटिक। तो यहाँ ए बायोटिक आ चुका है इकोसिस्टम में अंदर। तो ये पूरी मैंने चीजें बता दी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस गिरते हैं बेटा यहाँ पे।
उसके बाद में ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में फिर से एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि बिना सेल के तो कोई इंसान जिंदा हो ही नहीं सकता, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा हो ही नहीं सकता। हमें पता है इवोल्यूशन के दौरान से हम पढ़ते हुए आए हैं कि सबसे छोटी सेल, जिसको हमने क्या कहा था, कोजरवेट नाम दिया था, याद करो, प्रोबायोटिक सूप नाम दिया था, याद करो। उसके बाद में जैसे वो एडवांस लेवल पे आए थे, हमें समझ में आई थी, तो हमने उसको नाम दिया था प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट इज सबसे छोटी सिंगल सेलुलर सेल होती है हमारे पास में। तो यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा होना है या उसको ऑर्गेनिज्म भी बनना है तो भाई साहब सेल तो होनी ही पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो यानी हमारे पास में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, और शुरुआत की दो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। टिप्स पे याद हो जानी चाहिए ये। आगे देखो हमारे पास में 5th नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस टर्म है, ये एग्जाम में बच्चों का दिमाग खराब करती है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती है। क्या है कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये गुण है ऑर्गेनिज्म का, टू सेंस देयर एनवायरमेंट, मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसको सेंस करना। और सेंस करेंगे कैसे पता चलेगा तुम्हें, कैसे, जैसे हो सर्दी लग रही है, तुम्हें कैसे पता चला मैं कांप रहा हूं? इसका मतलब मैंने इन्वायरमेंट को सेंस किया तो पता चला? नहीं, मैंने उस इन्वायरमेंट को सेंस करके रिएक्ट किया उसके लिए, तब तुम्हें पता चला अच्छा सर्दी लग रही है भैया को। यानी रिएक्ट करने से ही तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई साहब कॉन्शियसनेस है। इसका मतलब इट इज एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्ड करना इन्वायरमेंटल के स्टिमुलाई को, लाइक अ लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन कर रहे हैं तो, केमिकल इंटरेक्शन कर रहे हैं तो, पॉल्यूटेंट इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इस वजह से। अच्छा, पॉल्यूटेंट का एग्जांपल क्यों आया पता है तुम्हें? सिर्फ एक चीज के लिए, और वो है हमारे पास लाइकेन। क्यों? क्योंकि SO2 के लिए सेंसिटिव होता है, याद है? जहां SO2 होगा वहां लाइकेन नहीं होगा। तो यानी ये क्या है, इसके लिए रिएक्ट कर रहा है। अब देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज्म, कल की क्लास अगर किसी बच्चे ने की उसको समझ में आया होगा, वो अवेयर है उसके सराउंडिंग से। सो दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्या है ये? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने एटमॉस्फेयर से चीजों को सेंस करता है और उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट करता है। ह्यूमन के केस में बात करें, बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा है ये टर्म। ह्यूमन के केस में, इन अ ह्यूमन, द ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन जो है वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस रखता है, मतलब उसमें सोचने और समझने की क्षमता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर देंगे, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर देंगे। छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने वीनस फ्लाई ट्रैप देखा होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप देखा है? मान लो लेट सपोज कोई ऐसा जहरीला जीव जो वीनस, अच्छा वो छोड़ो, मैं चाकू ले लेता हूं और चाकू को ऐसे रखते हैं, मुझे पता है कि फटाक से बंद होगा तो ये कट जाएगा, चाकू के क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर यहां पे कीड़ा घुसा तब भी बंद होगा, ये चाकू रखा तब भी बंद होगा। अब कीड़ा घुसा तो इसके लिए बेनिफिशियल है, इसको खाना मिल गया, लेकिन मैंने चाकू रख दिया तो इसके लिए नुकसान है ना, कट जाएगा। लेकिन मैं रखूंगा तो ये तो बंद ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या है, कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन वहीं अगर इंसान होता तो उसे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा रिएक्शन है कि मुझे बंद करना चाहिए, लेकिन मैं अगर बंद करूंगा तो मुझे चाकू से लग जाएगी, तो मैं नहीं करूंगा बंद। ये जो सोच और ये जो समझ है, इसको हम कहते हैं हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, ह्यूमंस में है। किसमें है? ह्यूमंस में है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, क्लियर है? और दिस इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। इसका मतलब अभी तक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हमारे पास में 3 हो गई और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज 2 हो गई है। कमेंट में डाउन कर दो फटाफट से कि डिफाइनिंग कौन है और नॉन डिफाइनिंग कौन है। आगे बढ़ते हैं डायवर्सिटी के बारे में। जब हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा लिया कि भाई साहब इसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हमने चीजें ये देख ली कि भाई साहब जिंदा कौन है, मरा हुआ कौन है, जिंदे की डेफिनेशन क्या है। तो जो जिंदा है उसकी डेफिनेशन निकाले कि भाई साहब ये चीजें जो है वो अगर है तो वो 100% जिंदा है, और ये है तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नॉन डिफाइनिंग वाले कैरेक्टर्स में बात करें। लेकिन फिर हमने देखा यार हम किस किस के बारे में पता लगाएंगे, दुनिया भर में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हर 2 ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब द नंबर ऑफ एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां एक शब्द ध्यान रखना बच्चा पार्टी, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म।
प्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें आती है, नंबर भी आता है और टाइप भी आता है। जैसे हमारे इस दुनिया में 20,000 से ज़्यादा चींटियों की स्पीसीज है। अब ये क्या है, ये टाइप ऑफ आंट है, टाइप ऑफ चींटियां हैं। क्या 20,000 ही चींटियां हैं? बेटा इतनी चींटियां हैं, इतनी चींटियां हैं, इतनी चींटियां हैं कि अगर वो बिल से बाहर आ जाए तो हम धरती पे पैर भी नहीं रख पाएंगे, पैर भी नहीं रख पाएंगे। तो सोचो नंबर और टाइप में कितना फर्क है, और इन दोनों को ही हम कंसिडर करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। द नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब की गई है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये किसने किया था? रॉबर्ट मे ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट मे ने। टैक्सोनॉमी जो है उसके बारे में बात करें, टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी एक टर्म है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं पहचानने की, अलग अलग क्लासिफाई करने की और नोमेनक्लेचर की। अब ध्यान रखना, यहां दो सवाल आ गए। पहला, टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी में हम जितनी भी डाइवर्सिटी है ना, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, पहले पहचानेंगे भाई साहब, फिर उसको बांटेंगे भाई साहब, फिर उसको नाम देंगे भाई साहब। इसका मतलब पहले पहचानो, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये तीनों अगर हम कर रहे हैं तो यानी हमारी ब्रांच कौन सी हो गई? टैक्सोनॉमी। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अब एक टर्म और आता है, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टम, सर हर चीज एक सिस्टम से चलनी चाहिए, और सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो एक लैटिन शब्द है, इसका नाम है सिस्टेमा। ये सिस्टमैटिक यानी अरेंजमेंट शब्द से आया है, जो डील क्या करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसके बाद कैसा है, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन किससे डेवलप हुआ, ये सारी चीजें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से एक अरेंज होती है कि नहीं भाई साहब मेंढक तुम बाद में आए हो और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो बाद पहले आए हैं। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट है जिसके थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। क्या कहते हैं? सिस्टेमैटिक्स। अब ये शुरुआत कहानी कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी कैरोलस लिनियस की किताब है जिसको हम कहते हैं सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी जो किताब है कैरोलस लिनियस की, इन्होंने इस किताब के अंदर लिखा था इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले प्लांट के बारे में कि भाई साहब क्या है क्या नहीं है, और फिर एनिमल्स के बारे में। तो इनकी दो किताबें हैं, सिस्टेमा नेचुरी एंड सिस्टेमा प्लांटेरम। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास में डाइवर्सिटी आई, उसके बाद में डाइवर्सिटी बाद में हमने क्या देखा, चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई किया कि भाई क्या होना चाहिए, उसके बाद में हमने क्लासीफाई किया, और फिर हमने चीज़ों को क्या किया बेटा, सिस्टमैटिक तरीके से उनका नाम दिया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आती है। तो अब हमें क्या क्लियर हो गया? टैक्सोनॉमी क्लियर हो गया। टैक्सोनॉमी में तीन चीजें हमारे पास में। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ये पूछा जाता है सीक्वेंस, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। तो सिस्टमैटिक एक अलग चीज है, टैक्सोनॉमी अलग चीज है। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? सिस्टमैटिक्स में हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से चीजों को रखते हैं। जैसे आज आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आपको पता है सबसे पहले हम पॉरीफेरा पढ़ते हैं, पॉरीफेरा प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। तो पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, प्लेटीसिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, उसकी सब ऐसे पढ़ते हैं अपन। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हिस्ट्री के हिसाब से हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं मैमेलिया। क्यों? हम हैं वो, हम सबसे बाद में डेवलप हुए हैं। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है बेटा, और इस सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिटी के अंदर जो सिस्टेमा नेचुरी है। कैरोलस लिनियस ने एक किताब लिखी थी जो मैं आपके सामने लेके आया ताकि आपको चीज़ें याद रहे। तो कैरोलस लिनियस ने एक किताब दी, और ये इस किताब का इनसाइड फोटो है जिसके अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखे थे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के। दो अलग किताबें थी, सिस्टेमा नेचुरी एंड सिस्टेमा प्लांटेरम। अब प्रोसेस की बात करें, इसका प्रोसेस टैक्सोनॉमी का प्रोसेस। टैक्सोनॉमी का प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? तीन चीजें। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में सर क्लासिफिकेशन, उसके बाद में सर नोमेनक्लेचर, यानी ICN। ये तीन स्टेप है बेटा। पहला आइडेंटिफिकेशन करना, फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई के बाद में हमें क्लासीफाई करना है, चीज़ों को बांट देना है, बंटवारा करना है, और उसके बाद में चीज़ों का नाम देना है, नोमेनक्लेचर करना है। ये तीनों चीज़ें किस में शामिल होती हैं? हमारे टैक्सोनॉमी में शामिल होती हैं। तो यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टराइजेशन। भाई अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए उसमें गुण क्या क्या है, क्या क्या करेक्टर, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा it is the understanding of the characters of organisms such as the external and internal structure, structure of a cell and development process
इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन सब को हमने बेस रखा। नंबर 1 एक्सटर्नल, नंबर 2 इंटरनल स्ट्रक्चर, नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नंबर 4 डेवलपमेंट, नंबर 5 इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो 5 ऐसी चीजें जिनसे हमने क्या किया, करेक्टराइजेशन किया। उसके बाद में हम आ गए आइडेंटिफिकेशन पे। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब इसके बारे में जानकारी। जैसे मैं कहता हूं ना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम देख लेना, मतलब तुम्हें सारी जानकारी जो है वो कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। तो अगर प्रॉपरली सब चीजें पता है, जैसे तुमसे अगर बोला जाए कि भैया तुम्हारे जे एकेडमी पे एक टीचर है जो चश्मा लगा के पढ़ाते हैं, तो तुम्हें पता चलेगा चश्मा लगा के तो यार 2 ही सर पढ़ाते हैं, एक तो एलटीएम सर पढ़ाते हैं और एक जय सर पढ़ाते हैं। फिर वो तुम्हें बोलेंगे कि नहीं एक बड़े से मोटे से सर हैं, तो तुम्हें पता चलेगा अरे यार मोटे से तो एक ही सर है, जय सर है। तो ये जो चश्मा लगाते हैं ये मोटे से हैं, ये क्या है, ये तुमने पहले करेक्टर दिए। जब करेक्टर दिए तब तुम आइडेंटिफाई कर पाए ना बेटा, इसलिए ये सबसे पहला जरूरी स्टेप है। तो करेक्टराइजेशन, अगर वैसे तो ये 3 मेन स्टेप है, अगर तुमसे कभी ये दे दिया जाए तो पहले ध्यान रखना करेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। ये हो गया मोर बेटर। अब हमारे पास में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इट इज द पॉसिबल ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुप करना। क्या करना, ग्रुप करना, कि तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ। जैसे अगर जे एकेडमी पे ग्रुप करें तो आपको पता होगा, अरे बायोलॉजी तो केपी सर और जय सर को एक ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री एलटीएम सर को डाल दो, फिजिक्स विजय सर और गिरी सर को एक ग्रुप में डाल दो। तो आपने क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, तो 3 ग्रुप बन गए, 5 लोग लेकिन 3 ग्रुप बन गए। तो यानी ग्रुप में चीजें कम हो गई। हम चीजों को अंडरस्टैंड तब कर पाएंगे जब हमें चीजें थोड़ी कम दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ग्रुपिंग कर दी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कॉन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट मतलब जो हमारे लिए आसान होती है उसके हिसाब से, और इन कैटेगरीज को नाम दिया हमने टेक्सा। क्या नाम दिया, टेक्सा नाम दिया, बेस्ड ऑन देयर करेक्टर। अब हमारी बारी आ गई है नाम देने की, नामकरण की। इट इज द स्टैंडर्डाइज, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, क्यों ऐसा ना हो जैसे कि हम राजस्थान जोधपुर के अंदर जो हमारे पास तुरई होती है उसकी सब्जी बनती है, बिहार में उसको नेनुआ कहते हैं, और महाराष्ट्र में कुछ और, मराठी में कुछ और कहते हैं। तो यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कन्फ्यूज़न बहुत सारा। मैं कल को बोल दूं बेटा तुरई, मेरे यहाँ तुरई की जो सब्जी ना मुझे बहुत पसंद है, और मैं वहाँ जाऊँ और तुम्हारे वहाँ तुरई शायद किसी और को कहते हो, तुम कुछ और बना दो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो हो गया ना अर्थ का अनर्थ। तो इसीलिए ये ऐसे नाम होने चाहिए जो क्या हो, स्टैंडर्डाइज हो। क्या हो, स्टैंडर्डाइज हो। अब बात करें नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट देन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ओवर ऑल द वर्ल्ड। सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से जाना जाना चाहिए। जैसे कि ये है आम, भाई साहब, आम क्या बोल रहा है, मैं हूं मैंजीफेरा इंडिका। तुम दुनिया में कहीं भी जाके बोल देना मैंजीफेरा इंडिका, सब मुझे पहचान लेंगे। अगर तुमने ये बोला नहीं अल्फांसो, तुमने बोला नहीं मैं तो हूं हापुस, तो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। तुम उन्हें क्या बोलो, तुम बोलना मैंजीफेरा इंडिका आया है, तो लोग पहचान जाएंगे, अच्छा मैंजीफेरा इंडिका आया है, इंडिया का नेशनल फ्रूट है, तो वो पहचान जाएंगे। सिमिलरली ये हमारे पास में एपिस, एपिस बोले तो मधुमक्खी। अब ये एपिस इंडिका है क्योंकि ये इंडिया में पाई जाती है, वैसे ही एपिस डॉर्सेटा भी होती है। तो ऐसे मधुमक्खियों की जो स्पेसीज है उनके खुद के साइंटिफिक ऐसे नेम है, और हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। जैसे आपका और मेरा भी नाम है, होमोशेपियन शेपियन। अच्छा आपका और मेरा छोड़ो, यहाँ पे जो महाशय दिख रहे हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम पहले था कार्ल वॉन लिने। क्या नाम था, कार्ल वॉन लिने इनका नाम था, लेकिन इन्होंने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन भाई साहब ने ही क्या दिया, इनको रात में सपना आया कि नहीं तुम एक काम करो, तुम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दो। तो इन्होंने कहा यार मैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम दूंगा, मेरा खुद का नाम में 3 शब्द आ रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने 2 नाम दे दिए, 2 वर्ड दे दिए, एक दिया कैरोलस, दूसरा दिया लीनियस। इसीलिए हमेशा साइंटिफिक नेम के 2 ही वर्ड होते हैं, एक होता है जीनस नेम और दूसरा होता है स्पीसीज एपिथेट। तो द सिस्टम ऑफ अ नेमिंग विच 2 कंपोनेंट, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ऐसा नाम जिसके 2 हिस्से होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट इज प्रपोज्ड बाय द लीनियस। ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। 1000 बार सवाल आ चुका है ये। बॉटनिकल नेम जो होते हैं उनके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसको कहते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ, नहीं ध्यान रखना, या ऑफ नहीं आता है,
बच्चे हमेशा ऑफ लिखते हैं और इस ऑफ की वजह से उनके एग्जाम में गलतियां होती है। एग्जामिनर को पता है तुम गलती करते हो, तुम्हें भी पता है तुम गलती करते हो, बट फिर भी तुम गलती करते हो, तो ऑफ लिख कर काटा है मैंने ये। तो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और वहीं अगर हम नाम देंगे एनिमल्स के लिए तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स को हम कहते हैं जूलॉजी, तो क्या हो जाएगा जूलॉजिकल नेम के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर, ऑफ नहीं, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यानी ये दो क्या बनाई गई, एक रूल बुक बनाई गई। ये कोई क्या है, ये रूल बुक है। ये रूल बुक क्या बताती है कि अगर तुम्हें किसी जूलॉजिकल मतलब किसी एनिमल का नाम देना है तो इस रूल के हिसाब से दो, अगर तुम्हें किसी प्लांट का नाम देना है तो इसके हिसाब से दो। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल, स्नेक, सांप। सांप होता है सांप, तो जो इंडियन सांप है, ठीक है, इंडियन कोबरा, उसका नाम क्या है, नाजा। नहीं, इसका नाम नाजा नहीं है। अगर नाजा होता तो एक ही नाम होता ना, तो नाजा और नाजा। तो यानी ये क्या है, ये है जीनस नेम और ये क्या है, स्पीसीज एपिथेट। तो यानी इसके नाम के दो वर्ड तो आ रहे हैं। सेम ऐसा ही अब यहां क्या देखने को मिला, जैसे मैंगो, क्या है बेटा, मैंगो, ये हो गया मैंगो। तो अब हमें पता है मैंजीफेरा इंडिका, यहां ये दो नाम हो गए, एक हो गया हमारे पास जीनस, दूसरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। तो सर हर नाम के दो मतलब है पता है, लेकिन यहां ICZN के अकॉर्डिंग, ICZN के अकॉर्डिंग जो जूलॉजिकल नेम है उसमें जीनस नेम और स्पीसीज एपिथेट सेम सेम हो सकता है, कभी भी प्लांट के केस में सेम सेम नहीं हो सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रूल। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस आपके यहां पे दिए गए हैं, हालांकि जो मैंने आपको जानकारी दी ये आपकी बुक में नहीं है, बट एक छोटे से तौर पे समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि सांप जो एक एनिमल है तो वहां नाजा नाजा यानी कि जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम है, ऐसा प्लांट के रेस्पेक्ट में कभी नहीं होता। ऐसे ही डिफरेंसेस जो है वो इन रूल बुक्स के अंदर अवेलेबल है। तो आई थिंक समझ में आ रही है चीजें यार, आ रही कि नहीं आ रही, एक बार फटाफट से यस कर देना। आ रही है समझ में तो फटाफट से कमेंट में जाके यस कर देना, यस भैया आ रही समझ में, ताकि मजा आ जाएगा मेरे को। अब यूनिवर्सल रूल्स क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो दोनों किताबों में है, यहां वही डिस्कस किए हैं जो बॉटनी में भी लगेंगे और जो जूलॉजी में भी लगेंगे। ओके, तो नंबर 1 रूल हमारे पास में है, साइंटिफिक नेम आर द गिवन इन अ लैटिन। लैटिन में ही क्यों लिखते हैं भैया सारे नाम, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज बेटा, आज की डेट में उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए लिखते ताकि चीजें पूरी क्या हो, स्टैंडर्डाइज हो, पूरे वर्ल्ड में एक जैसी हो, लैटिन हो या लैटिनाइज हो। अब लैटिन अगर नहीं लिख सकते तो लैटिनाइज होनी चाहिए। लैटिनाइज का मतलब क्या, कि इसको जब लिखते हैं तो इटैलिक्स में होनी चाहिए। इटैलिक्स मतलब क्या, तिरछे, क्या होना चाहिए, तिरछे होने चाहिए। यानी कि जब इसको हाथ से लिख रहे हो, यानी कि जब इसको हैंड रिटन लिख रहे हो तो इनको क्या होना चाहिए, अंडरलाइन करो सेपरेटली, अंडरलाइन करो सेपरेटली। इटैलिक्स में तिरछे हो जाएंगे, हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर दो सेपरेटली। द फर्स्ट वर्ड इज अ जीनस नेम, पहला शब्द क्या होता है, जीनस का नेम होता है, जिसको हम जेनेरिक नेम भी कहते हैं। एंड जो सेकंड नेम होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में स्पेसीज नेम, या हम उसको स्पेसीज एपिथेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसीज एपिथेट भी कहते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, होमोशेपियन, ये हमारा ह्यूमंस का नाम है, ये हमारे मतलब हमारा नाम है ह्यूमंस का, होमोशेपियन। होमोशेपियन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे होमो रिप्रेजेंट द जीनस नेम या जेनेरिक नेम एंड शेपियन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। द जीनस नेम स्टैंड, अब ये रूल ध्यान रखना, अब ये रूल ध्यान रखना, द जीनस नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जीनस का जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी यहां देखो H कैपिटल में, एंड द स्पीसीज नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर जैसे S। तो एक कैपिटल एक स्मॉल, ये डिफरेंस होना चाहिए दोनों के अंदर, तो एक स्मॉल से एक कैपिटल से, ये मेजर डिफरेंस हो गया। क्योंकि जब मैंने पढ़ा तब आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब आया तब आपने नोटिस किया। तो सिमिलरली ये डिफरेंस है हमारे यहाँ पे, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो का नाम है, दो नाम हो गए। ये हमारे पास टाइगर तो पैंथरा टाइग्रिस, तो दो नाम होते हैं। ये हमारे पास जेनेरिक नेम हो गया, ये हमारे पास में स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, ये जेनेरिक नेम हो गया, ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो इस तरीके से क्लासिफाई होता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि नाम देने वाला कोई आदमी हो, ऑथर हो, हाँ हो तो सकता है, आदमी तो देंगे नाम। तो नेम ऑफ ऑथर, इसका नाम देने वाला पहला जो आदमी है उसका एब्रीविएशन शॉर्ट नाम लिखा जाता है, और
बायोलॉजिकल नाम के पीछे एंड में लिखा जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया था कैरोलस लिनियस ने, तो हम लिखते हैं लिन। लिनियस पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे अगर मेरा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ओनली फॉर जय लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा नाम क्या है? जयप्रकाश। तो यानी पूरा शॉर्ट में क्या लिख देंगे? ये। या फिर क्या लिख सकते हैं? J.P, ये लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या हो गया? ये एब्रीवेशन हो गया बेटा। क्या हो गया? एब्रीवेशन हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे मैंजीफेरा इंडिका हाथ से लिखा तो देखो अंडरलाइन, मैं मार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें पता रहे। हाथ से लिखा तो अंडरलाइन, ठीक है। यहां पे होमोसेपियन लिन क्या हो गया? यहां पे ऑथर का नाम हो गया, ठीक है। यहां दो नाम हो गए। अच्छा, इसको अगर टाइप करेंगे अपन, क्या करें? टाइप करें तो यहां पे तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। किसमें? तिरछे। मैं इसको लिख देता हूं क्या? तिरछा। तिरछा हिंदी में लिखता हूं ताकि तुमको याद रहेगा। इंक्लाइन तो याद ही रहेगा। तिरछे शब्दों में, तिरछे वर्ड्स में, ठीक है। तिरछे वर्ड्स में लिख देंगे इसको। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लेके। यानी हमने चीजें तो देख ली, फिर हमने क्या देखा था कि उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। देखो, तुम्हें नहीं पता, मैंने मार्क किया था, हाईलाइट किया था। देखो कहाँ गया? ये रहा कि हम क्लासिफाई करते हैं। इट इज द ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, टैक्सा। कन्वीनियंट कैटेगरीज में अलग करते हैं। तो अब इन कैटेगरीज के बारे में अपन स्टडी करेंगे। इन कैटेगरीज के बारे में अपन स्टडी करेंगे तो उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की। हायरार्की मतलब एक ऑर्डर। हायरार्की मतलब एक ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या रैंक, या उसे कहते हैं टैक्सा। द ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंसिडर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और जब इन सबको मिला देते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये बन जाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब सिंपल शब्दों में स्टेयर्स या सीढ़ियां। सीढ़ी, ओह मैंने खीड़ी कर दिया ना, स की जगह ख कर दिया। सीढ़ी होती है सीढ़ी, तो ये सीढ़ी हो गई, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। मतलब इसके सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा। डोमेन के बाद में किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम ही आएगा, आगे पीछे नहीं कर सकते। ओके, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई बाय द पर्टिकुलर कैटेगरीज इज कॉल्ड अ टैक्सॉन। हर एक पर्टिकुलर कैटेगरीज को क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये यहां जैसे ये हो गया, ये क्या है? ये एक टैक्सॉन है। ये क्या है? ये भी एक टैक्सॉन है। ये क्या है? ये भी एक टैक्सॉन है। ये सारे टैक्सॉन है। तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा? नहीं, आप इन सारे टैक्सॉन को एक साथ बोल सकते हैं, उसको कहते हैं टैक्सा। तो टैक्सॉन यूज होता है सिंगुलर वर्ड के लिए, एक के लिए, और इन सब के लिए काम में लेना हो तो यूज होता है प्लूरल के लिए, टैक्सा। अब आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी चीजें कि टैक्सा कब आएगा, टैक्सॉन कब आएगा। इज इट क्लियर? प्रॉपरली, सिस्टमैटिक तरीके से मजा आ गया है? देखो, अगर मजा आ रहा है इसका मतलब चीजें समझ में आ रही है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आपके लिए आते रहेंगे। अगर आप चाहते हो प्रॉपरली आते रहें तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए जरूर रखना। आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मेमेलिया, तो मेमेलिया हमारे पास में किधर आ जाएगा भाई साहब? यहाँ आ जाएगा, तो मेमेलिया में आ जाएगा। ओके, ईच कैटेगरीज, हर कैटेगरी या टैक्सॉन, देखो यहाँ कैटेगरी को टैक्सॉन बोला क्योंकि कैटेगरी है, इसको टैक्सा नहीं बोला है क्योंकि ये एक सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही आएगा क्योंकि टैक्सा जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो ईच कैटेगरी, और अच्छा एम्स में ऐसी गलती हो सकती है, एम्स में ऐसे लिख सकता है टैक्सा। तो एम्स वाले बहुत चालाक हैं, वो यही गलती कराएंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ टैक्सा कभी नहीं आएगा, यहाँ टैक्सॉन ही आएगा क्योंकि टैक्सा हमारे लिए क्या है? एक प्लूरल वर्ड है। क्या है? एक प्लूरल वर्ड है। तो कैटेगरी और टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट का मतलब क्या? छोटे से स्टेप। एक सीढ़ी, एक सीढ़ी को क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे, तो एक सीढ़ी हो जाएगा। तो यानी ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे पास में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, और ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपस में मिलकर क्या बना देगी? टैक्सा बना देगी। क्या बना देगी? टैक्सा। भैया याद नहीं रह पा रहा है। देखो, एक गाड़ी है जिसका नाम है नेक्सा, है कि नहीं? नेक्सा। तो जो नेक्सा गाड़ी है, वो नेक्सा गाड़ी क्या है बेटा? अगर उसके बारे में बात करें तो वो
गेट जो डोर्स हो गए उनसे हो गए, बॉटम हो गया, ठीक है, उसका फ्रंट हो गया, इन सब से इंजन हो गया, सब चीज़ों से मिल के बनी है, एक अकेली चीज़ तो नहीं है ना नेक्सा। तो वैसे ही आप याद रखिए कि बहुत सारी कैटेगरीज आपस में मिल के क्या बनाती है, टेक्सा बनाती है, ना कि नेक्सा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास में टेक्सोनॉमिक रैंक, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। हायरार्की का मतलब क्या हो गया था, सीढ़ियाँ। हायरार्की का मतलब क्या हो गया था, सीढ़ियाँ। अब ये सीढ़ियाँ असेंडिंग बोल रहा है, मतलब चढ़ती हुई। चढ़ती हुई का मतलब क्या होगा, शुरुआत कहाँ से होगी, छोटे से होगी, यानी शुरुआत स्मॉल स्टेप से होगी और ये एंड बिग स्टेप पर होगी। और स्मॉल स्टेप का मतलब होता है स्पीसीज, और बिग स्टेप का मतलब होता है किंगडम, जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं और यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। हम हमारे बारे में बात करते हैं, जैसे जय भैया। तो जय भैया क्या है, जय भैया एक ह्यूमन है, एक इंसान है। ह्यूमन है तो इनका साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमोशेपियन। और होमो आगे वाला वर्ड जेनरिक नेम पे आता है, तो देखो जीनस नाम पे आ गया। पीछे वाला स्पेसीज पे आता है तो स्पेसीज एपिथेट पे आ गया। तो होमोशेपियन है भैया, तो होमोशेपियन आ गया। अब ये दो स्टेप तो खत्म हो गए। तीसरे स्टेप पे कौन आएगी, फैमिली। तो जय भैया कौन सी फैमिली के मेंबर है, होमोनिडी फैमिली के मेंबर है। कौन से ऑर्डर के मेंबर हैं, प्राइमेटा ऑर्डर के मेंबर हैं। कौन सी क्लास के मेंबर हैं, मेमेलिया क्लास के मेंबर हैं। कौन से फाइलम या डिवीजन में है, अच्छा फाइलम और डिवीजन को लेकर कंफ्यूजन होता है। यहाँ पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लांट गलत बोल रहा हूँ, पी फॉर प्लांट गलत बोल रहा हूँ, पी फॉर प्लांट गलत बोल रहा हूँ, पी फॉर प्लांट गलत बोल रहा हूँ। याद रखो ये चीज़, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पी फॉर प्लांट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये एनिमल्स में यूज होता है। डिवीजन जो है ना शब्द, ये डिवीजन शब्द है प्लांट के लिए यूज होता है। डिवीजन शब्द प्लांट के लिए यूज होता है। तो यानी ये भैया क्या है, भैया प्लांट है क्या एनिमल है, एनिमल है, तो एनिमल के लिए क्या यूज होगा, फाइलम यूज होगा। तो भैया का फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। भैया का डिवीजन नहीं है, भैया का फाइलम है, ध्यान रखना। और किंगडम कौन सा है भैया का, एनिमेलिया। तो इस तरीके से ये सब क्या है, टेक्सोनॉमिक रैंक है और ये टेक्सॉन है। ये टेक्सॉन है, सब कुछ क्या है, टेक्सा है, सब कुछ क्या है, टेक्सा है। आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अच्छा ये हमारे पास वापस रिपीट हो गया है, तो इसको तो करते हैं थोड़ा सा स्किप। ये मैं हटा देता हूं ताकि तुमको दिक्कत कंफ्यूजन नहीं हो नोट्स के दौरान। ओके ठीक है। अब हमारे पास में आ चुकी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारे पास में स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, ये ग्रुप है। स्पीसीज क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का। ये वर्ड बहुत ध्यान से देखना, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का। और किसका, केपेबल टू इंटरब्रीड। केपेबल टू इंटरब्रीड मतलब एक तो पास पास है, मतलब उनके गुण एक जैसे हैं, मतलब वो दिखती एक जैसी हैं, मतलब उनका जेनेटिक मैपिंग एक जैसी है, और वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकती है, तभी वो क्या है, स्पीसीज हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, उसी को स्पीसीज कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैं नाम बता देता हूं, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। लेकिन ये दिया किसने था, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताओगे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, ये आप लोग बताओगे मेरे को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे ये। अच्छा ऑफ स्प्रिंग भी कैसी फर्टाइल प्रोड्यूस करनी है, जैसे इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं। ये फर्टाइल, ये वर्ड क्यों लिखा, ये वर्ड इसलिए लिखा बेटा कि लेट सपोज गधा होता है ना, गधा देखा है कभी गधा, ये गधा है और ये घोड़ी है। गधा है और भैया क्या लिख रहे हो आप, ये देखो समझाता हूं। ये गधा है, ये घोड़ी है। गधे से लिया मैंने स्पर्म, क्या लिया बेटा मैंने, गधे से लिया मैंने स्पर्म, और घोड़ी से लिया मैंने एग। अब मैंने इनको जबरदस्ती मिला दिया। जब मैं इनको जबरदस्ती मिलाऊंगा तो ये है तो गैमिट, और गधा और घोड़ी में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, एक जैसे लगते हैं बस, हाँ फिर भी स्पेसीज तो अलग है। अब ये स्पेसीज अलग है, ये कैसे बोल दिया भैया आपने, जब आप बोल रहे हो खास अलग भी नहीं है, खास अलग भी नहीं, इसका मतलब क्या है, वो ग्रुप क्लोजली रिलेटेड है, हाँ। और आप बोल रहे हो कि एक स्पेसीज भी नहीं है, क्यों, बताता हूं। जब मैंने गधे का स्पर्म और घोड़ी का एग लिया, इनको आपस में फर्टिलाइज करवाया, तो मुझे एक चीज देखने को मिली, और वो चीज जो बनी उसको मैंने कहा खच्चर। क्या कहा, खच्चर। ओ हो भैया खच्चर बन गया है। तो ये जो खच्चर है भैया, क्या ये खच्चर अब दूसरी
दूसरी खच्चर बना सकता है? नहीं बना सकता। इसका मतलब दो ऑर्गेनिज्म उन्होंने आपस में फर्टिलाइज किया, क्लोजली रिलेटेड थे, इंटरब्रीड किया, करवाया, हमने किया नहीं, इन्होंने, हमने करवाया, ठीक है, इंटरब्रीड करवाया और एक नई स्पीसीज बनी। लेकिन ये स्पीसीज कैसी है बेटा? इनफर्टाइल है। क्या है? इनफर्टाइल है। इस वजह से ये क्या है? ये सेम स्पीसीज नहीं है। इसका मतलब ये इनफर्टाइल है, इसका मतलब फर्टाइल स्पीसीज होती तो मैं इसको बोल देता ये सेम स्पीसीज है, ये सेम स्पीसीज है। तो अब ध्यान रखना कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स अगर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनसे उत्पन्न जो प्रोजनी है वो खुद भी फर्टाइल है, तो ही ये स्पीसीज क्या होंगे? सेम होंगे, अदरवाइज डिफरेंट स्पीसीज होंगे। तो एक एक वर्ड मैंने क्लियर कर दिया है आपका यहां पे, ठीक है। और ये सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ईटा। ईटा है ना सबसे जरूरी चीज, ईंट, ब्रिक। वैसे ही ये पूरे जो हायरार्की उसका बेस कौन है? यही है। तो इसको कहते हैं लोवेस्ट कैटेगरी। क्या कहते हैं? लोवेस्ट कैटेगरी। अब कुछ एग्जांपल मैं समझाता हूं तुम्हें। जैसे मैंगो, मैंगो का नाम क्या है बेटा? मैंजिफेरा इंडिका। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। नाइटशेड, सोलेनम नाइग्रम। टमाटो, सोलेनम लाइकोप्रोसम। ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजिना। लायन, पैंथरा लियो। टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस। लेपर्ड, पैंथरा पार्डस। मॉडर्न होमो शेपियन। पढ़ तो लिया? चले आगे? नहीं, मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखो, डिंग 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 डिंगा डिंगा, डिंग 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 डिंगा डिंगा, डिंग 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 डिंगा डिंगा। यानी ये सारी अलग अलग स्पीसीज हैं। 2 मिनट रुकना बेटा। हरि राम। चलो, हाँ, तो कहां थे अपन? ये सोलेनम। तो अब देखो यहां सब में सोलेनम आ रहा है। क्या जेनेरिक नेम सब में सेम आ रहा है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग आ रहा है। भैया स्पेसीज अलग है, जीनस सेम है। भैया स्पेसीज अलग है, जीनस सेम है। भैया स्पेसीज अलग है, जीनस सेम है। हाँ बिल्कुल यही बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब भैया आप कहना चाह रहे हो कि भैया ये जो शेर है, जो टाइगर है, और जो ये अपने पास लेपर्ड है, ये तीनों भैया एक ही जीनस के हैं। हाँ, तीनों एक ही जीनस के, लेकिन स्पेसीज अलग हैं। यही चीज समझाने की मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, जैसे देखो ये है आम, ये है आलू, ये है टमाटर, और ये है बैंगन, और ये हमारे पास में लेपर्ड, चीता, और हमारे पास में लायन। अब जीनस के बारे में बात करें। क्या है जीनस? इट इज द एग्रीगेटेड, किसका एग्रीगेटेड? स्पेसीज का एग्रीगेटेड, क्लोजली रिलेटेड टू स्पेसीज। क्योंकि 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 बेटा अब इससे रिलेटेड सारे के सारे जीनस बनाएंगे। सेम रिलेटेड जीनस क्या बनाएंगे? सेम रिलेटेड जीनस क्या बनाएंगे? सेम रिलेटेड जीनस फैमिली बनाएंगे। सेम फैमिली रिलेटेड क्या बनाएंगे? ऑर्डर बनाएंगे। सेम ऑर्डर रिलेटेड क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। अब बात समझ में आ रही है? सेम क्लास रिलेटेड क्या बनाएंगे? सर भैया प्लांट है तो बनाएंगे आपका डिवीजन, और एनिमल है तो फाइलम। अच्छा, सेम फाइलम रिलेटेड क्या बनाएंगे? भैया किंगडम बनाएंगे। अच्छा भैया, मतलब डेफिनेशन में ठीक नीचे वाला शब्द आएगा, डेफिनेशन में ठीक नीचे वाला शब्द आएगा। इसका मतलब ये सारे याद होने चाहिए हमें। अब सारे याद कैसे करें? एक ट्रिक याद कर लो। क्या? केडी कॉफ। क्या कर लो? केडी कॉफ। क्या है ट्रिक है बेटा? केडी, TRICK। ट्रिक क्या है बेटा? केडी कॉफ, KDCOF। इसको कैसे याद करें भैया? तो शब्द देखो, आपने CID का शो देखा होगा, अभिजीत, दया, शाहरुखे, ठीक है, नताशा, और वो एक क्या नाम है वो घुंघराले बालों वाली, तारिका, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। वैसे ही वहां पे एक और शो आता है, इसको कहते हैं आपकी अदालत। नहीं, आपकी अदालत नहीं, सॉरी, केडी की अदालत, ऐसा कुछ है, केडी पाठक करके अदालत एक एपिसोड आता है ना। तो वो जो केडी पाठक अदालत एक सीरीज है, उसमें केडी से हर कोई डरता है। तो केडी से खौफ खाते हैं लोग। क्या खाते हैं? खौफ खाते हैं लोग। तो बस खौफ की जगह मैंने एच हटा दिया और क्या बन गया? केडी कॉफ बन गया। अब केडी कॉफ क्यों भैया? यहां पे दो चीजें, वो तो हमें पता है कौन सी, जी और एस। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे बाइनोमियल सिस्टम का हिस्सा है। तो अब देखो, सबसे पहले स्पीसीज, दूसरे पे जीनस, तीसरे पे फैमिली, चौथे पे ऑर्डर, पांचवे पे
क्लास, छठे पे डिवीजन, सातवें पे किंगडम। भैया इसका मतलब ये 7 क्या है, ये 7 कंपल्सरी कैटेगरीज है। क्या है, कंपल्सरी कैटेगरी है। क्यों भैया ऐसा क्यों बोला, 7 ही तो पढ़ाया आपने, नहीं देखो मैंने यहां कुछ और लिखा है, डोमेन। ये डोमेन जो है बेटा, दिस इज नॉट अ कंपल्सरी कैटेगरी। ये कार्ल वूज ने बताया था। याद करो कार्ल वूज के जमाने में क्या चल रहा था, 6 डोमेन क्लासिफिकेशन चल रहा था। उन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन कर दिया था, आर्किया ग्रुप बना दिया था अलग से, आर्किया डोमेन बना दिया था। तो इसलिए ये 7 क्या है हमारे पास में, मेन कंपल्सरी कैटेगरीज हैं। ओके, अब हम बात करें हमारे पास में बेसिकली कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये रहा, हाँ। तो ये क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है, जैसे पटैटो, टमाटो, ब्रिंजल। पटैटो, टमाटो, ब्रिंजल कैसे बेटा, अभी हमने जस्ट देखा। तो अब देखो यहाँ जीनस में, सोलेनम जीनस में कैसे कैसे आ रहा है, देखो बताता हूं मैं। यहाँ पटैटो में सोलेनम आ रहा है, टमाटो में सोलेनम आ रहा है, ब्रिंजल में सोलेनम आ रहा है, बाकी स्पेसिफिक एपिथेट अलग हो रहा है। देखो ट्यूबोरोसम, लाइकोपोर्सिकम, मेलनजिना। यहाँ पैंथरा जीनस में लायन, लेपर्ड, टाइगर में पैंथरा आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। तो पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस। सेम वैसे ही फैलिस के अंदर हाउस कैट, जो घर में बिल्लियां होती है ना, उनको क्या कहते हैं, फैलिस डोमेटिकस। और जो जंगल की बिल्लियां होती है उनको कहते हैं फैलिस कैस। तो फैनिल कैस और फैलिस डोमेस्टिकस में क्या बेटा, फैलिस जो है वो क्या है, फैलिस आपका जीनस है। फैलिस क्या है, जीनस है। तो सेम जीनस लेकिन स्पीसीज अलग हो गई। अब सिमिलरली हमने देखने को मिल गया। इससे आगे देखें बेटा तो फैमिली, अब फैमिली क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड जीनस, क्लोज रिलेटेड जीनस या जेनेरा। जैसे एग्जांपल फैमिली सोलेनेसी में, तो यहां जीनस सोलेनम, जीनस पिटूनिया और जीनस धतूरा, ये सब किस में आता है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। जीनस पैंथरा और जीनस फैलिस किस में आता है, फैलिडी में आता है। इसका मतलब देखो बेटा, आलू, ये पिटूनिया फ्लावर और ये धतूरा फ्लावर, ये तीनों एक ही फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी का। वैसे ही ये लायन, ये टाइगर और ये बिल्ली, ये क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा डिस्कवरी पे, टाइगर और इनको क्या कहते हैं, बिग कैट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग कैट कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं। स्पीसीज अलग है बट फैमिली एक है, इसलिए सेम फैमिली हो गई। आगे बात करते हैं हमारे पास में ऑर्डर को लेके। तो सेम फैमिली, रिलेटेड फैमिली वाले किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो रिलेटेड फैमिली एग्जाम्पल जैसे आलू, पिटूनिया, धतूरा और हमारे पास में कौन आ गया, कॉर्नवॉल व्यूलेसी। तो सोलेनेसी फैमिली और कॉर्नवॉल व्यूलेसी किस में आ गया, पॉलीमेनेसी में आ गया। वहीं हमारे पास में फैलिडी और कैनेडी, मतलब अब कुत्ता और बिल्ली ये सारे तो बिग कैट और कैट में आ गए। कुत्ता अलग हो गया, ये अलग फैमिली का हो गया, ये फैमिली नंबर 1, ये फैमिली नंबर 2, लेकिन ये एक ही ऑर्डर में आ रही है, इसलिए ये कौन से ऑर्डर, कार्निवोरा ऑर्डर में आ गई। तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। उसके बाद में क्लास पे बात करें तो यहां देखो ये सारी चीजें किस में आ रही है, पॉलीमोनेलिस और स्पेंडल्स, ये डाइकॉट है। जबकि यहां पे ये सारे बंदर, शेर, कुत्ता, बिल्ली और ह्यूमंस किस में आते हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये सब एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं, मेमेलिया के अंतर्गत। यानी आपस में जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे ब्रांचिंग देखो ऊपर से कैसे होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, क्योंकि अब बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ आने लग गए हैं। सिमिलरली बेटा हम बात करें फाइलम के अंदर, तो फाइलम किसके लिए यूज करते हैं बेटा, एनिमल्स के लिए। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं बेटा, प्लांट्स के लिए। तो अब देखो यहां पे द क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स, ये सब किस में आ रहे हैं बेटा, आपके इस फाइलम और डिवीजन में। अब जैसे देखो यहाँ एंजियोस्पर्म में डाइकॉट भी आएगा, मोनोकॉट भी आएगा। वहीं कॉर्डेटा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, ये सारे आ गए कॉर्डेटा के अंदर। तो ये सब क्या है, ये डिवीजन, ये फाइलम। फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट, ये क्लासिफाई हो गया यहाँ पे। आगे देखो किंगडम के अंदर, किंगडम सबसे बड़ा हो गया, किंगडम सबसे बड़ा हो गया। तो द असेंबल ऑफ रिलेटेड फाइला, फाइला किसके लिए, एनिमल के लिए, और हमारे पास जो डिवीजन है वो हमारे प्लांट के लिए हो गया। द हाईएस्ट कैटेगरी, ये क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे बड़ी कैटेगरी है, जिसमें हमने प्लांटी और एनिमेलिया के तौर पे बांट दिया। मतलब ये सारे आ जाएंगे किसके अंदर, प्लांट के अंदर, और ये सारे आ जाएंगे एनिमेलिया के अंतर्गत। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने जो आपकी बुक में है, जैसे कि मैन का, हाउस फ्लाई का,
मैंगो का और वीट का। क्या ध्यान रखना है इनके अंदर कि देखो, बायोलॉजिकल नेम होमोशेपियन, हाउस फ्लाई का मस्का, मैंगो का मैंजिफेरा, वीट का ट्रिट्रिकम एस्टिवम। ओके, ये दोनों नाम तो आप आसानी से कर लोगे, नंबर 1 और नंबर 2, इनमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब नंबर 1 और नंबर 2 तो क्या है, इनका नाम ही है, होमोशेपियन, मस्का डोमेस्टिका, मैंजिफेरा इंडिका, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। 2 लिस्ट तो खत्म हो गई, 7 ही तो लिस्ट है टोटल। अब सबसे लास्ट वाली पे आते हैं भाई, होमोशेपियन हम क्या है, मैमल्स, तो हम एनिमेलिया में आ रहे हैं, हम एनिमेलिया में आ रहे हैं। मैं थोड़ा रेड कलर से मार्क कर देता हूं। तो हम एनिमल है तो किंगडम हमारा एनिमेलिया हो गया, हाउस फ्लाई एनिमल है तो किंगडम एनिमेलिया हो गया, ये दोनों प्लांट है तो किंगडम प्लांटी में आ गया। कितनी क्लियर हो गई? 3 क्लियर हो गई। कितनी बची? 4 बची। अच्छा, अब फाइलम और डिवीजन में, तो ये तो क्या है एनिमल, तो इसमें क्या आएगा, फाइलम आएगा। तो फाइलम कौन सा? ये क्या है बेटा, कॉर्डेटा में आता है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई ऑर्थोपोडा में आती है, तो ये ऑर्थोपोडा में आ गया। अच्छा, मैंगो, मैंगो के बारे में बेटा, मैंगो में क्या होती है हमारे पास में, फूल वूल उगते हैं ना, तभी तो मैंगो आता है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया हमारे पास में। और वीट, इसमें भी फूल उगते हैं, तो ये भी एंजियोस्पर्मिक हो गया हमारे पास में। ओके, अब देखो बेटा, ये मैमल मैन क्या है, मैमल्स, इसमें मैमरी ग्लैंड होती है, तो यानी क्लास क्या हो जाएगा इसमें, मेमेलिया। हाउस फ्लाई में होता है क्या, नहीं, तो ये किसमें आएगा, इंसेक्टा में, क्योंकि ये ऑर्थोपोडा में इंसेक्टा है। मैंगो, मैंगो में बेटा हम बात करें तो ये किसमें आएगा, डाइकोटिलेडॉन्स में आएगा, कि मतलब इसमें डाइकॉट होते हैं। आप जब आम की गुठली देखते हो, वो गुठली नहीं बेटा जो आपको बाहर से देखने को मिलती है, उस गुठली का वो खोल होता है जो आपको दिखता है, जब उसको सुखा के उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर गुठली मिलती है, वो 2 हिस्सों में टूट जाती है। तो यानी वो क्या है, डाइकॉट। और गेहूं में गेहूं का दाना होता है, तो वो क्या है, मोनोकॉट। तो कितने क्लियर हो गए बेटा, ऊपर से 2, नीचे से 3, 5 हो गए, 5 हो गए ना। अब बचे पीछे के बीच के 2, फैमिली और ऑर्डर। बस ये नंबर 3 और नंबर 4 यही एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, नंबर 3 और नंबर 4 यही एग्जाम में पूछा जाता है, फैमिली और ऑर्डर। इसी में बच्चे एग्जाम में सवाल गलत करते हैं। क्या करते हैं, सवाल गलत करते हैं। तो यहां ध्यान रखना बेटा, मैन के अंदर होमोनिडी और प्राइमेटा। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो फैमिली होती है और ऑर्डर, फैमिली में बेटा ए ई और ओ एल ई एस ये सफिक्स लगते हैं। क्या लगते हैं, सफिक्स लगते हैं। तो होमोनिडी में ए ई आ गया, देखो। फिर यहां देखो, म्यूसिडी में ए ई आ गया बेटा, और एनाकार्डियेसी में ए ई आ गया। ये सफिक्स, ये रूल होते हैं बेटा, यही गलती करोगे इसलिए मैं यही बता रहा हूं बेटा। उसके बाद में ऑर्डर में ओ एल एस आएगा, ए एल एस आएगा। तो प्राइमेटा में देखो, यहां ऑर्डर आ गया, ऑर्डर में देखो डिप्थेरा आ गया, स्पैंडियल्स क्या आ गया, ए आ गया, या ए एल एस आ गया, ए एल ई एस आ गया। तो ये किस में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं। तो इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे आप सवाल बिना याद रखे भी सही कर सकते हो। देखो, मुझे भी याद नहीं है, बट मैं एग्जाम में सवाल सही कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, ऊपर 2 ऐसे क्लियर, नीचे 3 ऐसे क्लियर, बीच के बचे 2, इन 2 से क्लियर। तो हम इसमें क्वेश्चन जो अच्छा टफ पूछेगा वो कैसे पूछेगा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछेगा। कैसा पूछेगा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में टैक्सोनॉमिकल ऐड आ जाता है। मतलब हमने नोमेनक्लेचर देखा, क्लासिफिकेशन देखा, आइडेंटिफिकेशन देखा, लेकिन ये सब हम करेंगे कहाँ, आइडेंटिफाई कहाँ करेंगे, नोमेनक्लेचर कहाँ करेंगे, पहचानेंगे कैसे उसको। उसके लिए हमें एक एरिया चाहिए जहाँ पे लोग रहते हों, या हमें अगर मान लो प्रिमिटिव हैं, ज़्यादा एरिया नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिले। तो उसके लिए हमारे पास में नंबर 1 हर्बेरियम। इन सबको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल ऐड कहते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास में आ गया हर्बेरियम, नंबर 2 हमारे पास है मोनोग्राफ, फिर म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज, फ्लोरा एंड मैनुअल। इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है। हर्बेरियम को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस, जहाँ क्या होती है, चीज़ें रखी जाती हैं। कैसे रखी जाती है बेटा, जो भी प्लांट है उसका स्पेसिमेन, उसका एक टुकड़ा या एक एग्जाम्पल रखा जाता है, जिसको हम सुखाते हैं, उसको दबाते हैं और उसको संरक्षित यानी बचा के एक शीट पर उतार देते हैं और अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ के हिसाब से। यानी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी जाती है। ये जो शीट है उस पर एक लेबल लगा रहता है, उस लेबल पे इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है, ये एग्जाम में कई बार आई गई है। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक तो डेट होती है, ध्यान रखना,
एक प्लेस होता है कि कहाँ से उसको इकट्ठा किया गया है, दूसरा उसका इंग्लिश नाम होता है, चौथा उसका लोकल नेम होता है एंड उसका साइंटिफिक नेम होता है। लोकल नेम एंड उसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम होता है। उसकी फैमिली होती है कि वो कौन सी फैमिली मेंबर है, और उसको किसने इकट्ठा किया है, ये चीज़ जानकारी होती है। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो आपको पता चलेगी और मोर क्लैरिटी आ जाएगी। एक, सबसे पहले उसको डेट, दूसरा उसका प्लेस, तीसरा उसका इंग्लिश नाम, चौथा उसका लोकल एंड साइंटिफिक नेम, पांचवा उसको कलेक्ट करने का प्लेस, छठा हो गया हमारे पास में कहाँ गया नहीं, रुको 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 यहाँ, हाँ छठा उसका हो गया फैमिली एंड सातवां हो गया हमारे पास में कलेक्टर का नेम। ये 7 चीज़ें होती है कहाँ पे, यहाँ ये दिख रहा है, ये एक प्लांट का स्पेसिमेन ऐसे एडजस्ट किया और यहाँ पे ये 7 चीज़ें लिखी हुई है। तो ये सातों चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है बेटा। तो ये क्या है, ये हर्बेरियम है, और ऐसे इसको ड्राई प्रिजर्व करके एकदम शीट बना देते हैं, फाइल बनाते हैं, और इन फाइल को रखा जाता है ऐसे अलमारियों के अंदर। तो ये क्या है, ये हमारे पास में हर्बेरियम है। क्या है ये हमारे पास में हर्बेरियम है, यानी ये स्टोर हाउस है किसका, ड्राई प्रिजर्व प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन का। यहां एक इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली जो चीज है वो ये है, हर्बेरियम ओनली फॉर प्लांट का होता है। ये छुपी छुपी बातें हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनी का मतलब आ जाता है प्लांट। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग, ये स्पेशल गार्डन होते हैं जहाँ कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट का। भाई हर्बेरियम में क्या था, डेड था, यहाँ क्या है, जिंदा। फिर छुपी हुई बात, फिर से छुपी हुई बात, जो रेफरेंस के तौर पे काम में लेते हैं उनको पहचानने के लिए कि कौन सा प्लांट है। मान लो कोई नया आदमी आया, उसको समझाना है कि देखो अच्छा ये ऐसा होता है, बोला मुझे कैसे पता चलेगा, बोलो चलो तुम्हें गार्डन घुमा के लाता हूँ। आगे देखा इसकी पत्ती, अच्छा उसने रियल देखा, तब उसे समझ में आया, अच्छा वो पहचान पाएगा वो, ठीक है। ईच प्लांट हैव अ लेबल्ड विथ इज बॉटनिकल नेम एंड इन द फैमिली। तो यहाँ इस गार्डन में क्या होता है कि ये अलग अलग सेगमेंट बने रहते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोटा रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे। तो कोटा में एक जगह है बेटा, ठीक है, उस गार्डन का नाम मैं भूल रहा हूँ। कोटा में एक गार्डन नया बना था 2016 के आसपास, उस वक्त मैं वहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा है। टेक्निकल टीम एक बार देखिएगा, सर्च करिएगा, कोटा में एक बॉटनिकल गार्डन है। तो वहाँ पे वो जो गार्डन था, वो गार्डन के अंदर अलग अलग एरियाज बने थे, छोटे छोटे गार्डन थे, गार्डन के अंदर छोटे छोटे गार्डन थे, ठीक है। और उस छोटे छोटे गार्डन पार्क के अंदर क्या था कि वहाँ पे चंबल गार्डन, उसका नाम है चंबल गार्डन, ठीक है। तो वो जो चंबल गार्डन था बेटा, उस चंबल गार्डन के आसपास का एरियाज में क्या थे, छोटी छोटी चीज़ें बांट रखी थी, और वहाँ पे जो भी नए प्लांट थे उनके आगे उनका नाम लिखा था, बॉटनिकल नेम लिखा था, और उनकी फैमिली लिखी थी। तो ये चीज़ें क्या, जो नया आदमी आता है उसको समझाने में हेल्प मिलती है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये लखनऊ का गार्डन है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा ये आपका। अब कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन कौन से हैं, एक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। जब भी जिंदगी में रॉयल आ जाए समझ जाना वो हमारे पास इंग्लैंड से आया है। कहाँ पर है, क्यू के अंदर है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है। फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा के अंदर है एक, और एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ के अंदर है। कहाँ है, लखनऊ के अंदर। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है लखनऊ में, और बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा, इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में बात की गई है यहाँ। तो देखो ये कलेक्शन करता है, प्रिजर्व करता है म्यूजियम में। अच्छा बायोलॉजी में बेटा बात करें, तो बायोलॉजी में क्या प्लांट नहीं आते, हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी, क्या यहाँ एनिमल नहीं आते, एनिमल आते हैं। मतलब ऐसा म्यूजियम जहाँ प्लांट भी है एनिमल भी है। प्लांट तो डेफिनेटली जिंदा तो होंगे नहीं, क्योंकि म्यूजियम में चीजें जिंदा नहीं होती। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस के तौर पे। इस म्यूजियम में क्या होता है, स्पेसिमेन होते हैं डेड जो प्रिजर्व किए जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव जैसे फॉर्मेलिन वगैरह में होते हैं बेटा। आपकी स्कूल्स वगैरह में भी आप देखते हो कि एक जार के अंदर फॉर्मेलिन के अंदर कुछ ऑक्टोपस, मेंढक, ये सब चीज़ें, आपका जो हिपोकैम्पस वगैरह है वो पड़े रहते हैं। तो यहाँ स्टडी करने में हेल्प मिलती है। प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं, और एनिमल के जो स्पेसिमेन है, ठीक है, उनको भी ड्राई करके उनमें भूसा भरा जाता है अगर वो एनिमल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो, और छोटे हैं तो उनको फॉर्मेलिन में डाल दिया जाता है।
जैसे इंसेक्ट वगैरह छोटे होते हैं तो इनको इंसेक्ट बॉक्स के अंदर आफ्टर द कलेक्टिंग किल्ड एंड पिन को स्टफ किया जाता है लार्ज एनिमल्स को, और जैसे बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, एंड कलेक्शन ऑफ द एनिमल्स स्केलेटन। और जो पुराने एनिमल्स है जिनकी स्किन जो है वो डेड हो चुकी है या गायब हो चुकी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा चुके हैं, तो उनके स्केलेटन्स को जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरीके से आपने अपने जो शहर है उसके आसपास देखा होगा म्यूजियम्स वगैरह को। फिर है जूलॉजी। जैसे ही जूलॉजी शब्द आया तो अब बेटा ये ओनली फॉर एनिमल्स के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? एनिमल्स के लिए आ गया। तो दीज आर द प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल, यहां इनको क्यों जिंदा रखा जाता है? इनके हैबिटेट को और इनकी आदत, इनकी हैबिट्स को समझने के लिए। To protect environment under the human care, it help to learn about their food habits and behavior। इनको समझने के लिए ये हमने क्या किया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क हमने क्या किए? बनाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाए। फिर हमारे पास में आती है की। ये की क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। की बच्चों को समझ में नहीं आती और सबसे ज्यादा जरूरी चीज भी हमारे लिए क्या होती है? की होती है। की के बारे में बात करें, इट इज एनालिटिकल मैथड, मतलब ये सोचने और तर्क की बात है। यस या नो, किसी एक तरफ आपको जाना होगा। तो एनालिटिकल मैथड टू आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, मतलब या तो चीजें उसके जैसी है या उसके जैसी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ये क्या है? एक फोन है, एक एसी का रिमोट है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं बेटा, एक जैसे लग रहे हैं। सिमिलरली मैं अगर दूसरी तरफ बात करूं, टेक्निकल टीम मेरे को हार्ड डिस्क दीजिएगा। तो जैसा कि मेरे पास में ये है, अगर मैं वहीं बात करूं, मेरे पास में एक ये हो गई, तो अब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो आप देखो दोनों तीनों अलग अलग हो जाएंगे। सर इसमें तो डिस्प्ले आ रही है, इसमें बड़ी डिस्प्ले, इसमें छोटी डिस्प्ले है। तो यानी अगर इसको करेक्टराइज करना हुआ तो ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों में से आप किन दो चीजों को साथ में रखोगे? इन दो चीजों को साथ में रखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्ले है, भले ही बड़ी छोटी हो लेकिन डिस्प्ले है, तो ये सिमिलरिटीज है। इसमें डिस्प्ले नहीं है तो ये इसकी डिससिमिलरिटी है। तो यानी इसके बेसिस पे हमने इसको अलग कर दिया, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे। इट इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर जो एक दूसरे में नहीं होते, एक में थे एक में नहीं थे। इज अ पेयर इज कॉल्ड अ कपलेट, और इसको क्या कहते हैं? कपलेट। एक में था एक में नहीं था तो इसको कहते हैं कपलेट। ईच कपलेट हैज अ टू ऑपोजिट कैरेक्टर्स एंड ऑफ दीज ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड, और जो एक्सेप्टेड होगा वो एक साथ ग्रुप में आ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में हट जाएगा और दूसरा वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ईच स्टेटमेंट इज अ की ऑफ अ लीड्स, और हर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? की कहते हैं या लीड्स कहते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा गया, आपको बोला कि एक ऑर्गेनिज्म है, बोला हाँ ठीक है, उसकी स्किन ड्राई है क्या? तो आपने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं ड्राई तो नहीं है। मान लो आप अंधे हो, मान लो आप अंधे हो, और आपसे अगर की को यूज करना है तो आपसे कुछ इस तरीके से की पूछी जाएगी कि भाई साहब ड्राई स्किन, तो ये ड्राई स्किन क्या है बेटा? ये ड्राई स्किन क्या है? ये ड्राई स्किन जो है ना, ये लीड है। ये जो पूछ रहा है ये लीड है। इस लीड के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यस और नो। क्या? यस और नो, ठीक है। तो अब देखो ये नो, तो ये स्किन ड्राई नहीं है तो वो क्या होगा? सिलेमेंडर। और स्किन में ड्राई है, इसका वो यहाँ पे आ जाएगा कि अच्छा ड्राई है, बोला हाँ, तो ओके। अब बताओ हेयर है कि नहीं है? तो बोला हेयर नहीं है, तो वो लिजार्ड हो जाएगी। और हेयर है तो अच्छा, हेयर है होने के बाद फिर मेरे को बताओ कि उसमें जो थम्स है वो अपोजिट है क्या, मतलब ऐसे है क्या? बोला नहीं नहीं है, तो वो टाइगर होगा। अगर है तो रुको, वो दो पैरों से चल रहा है या चार पैरों से चल रहा है? बोला नहीं, वो दो पैरों से नहीं चल रहा है, तो वो होगा गोरिल्ला। दो चल रहा है तो वो होगा ह्यूमंस। इस तरीके से यस और नो, यस और नो, यस और नो करते करते हम चीजों तक पहुंचते हैं। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये है, अब एक ग्राम पॉजिटिव सेल है या नहीं, हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। जैसे हमें सबसे पहले बैक्टीरिया पता करना, कौन सा बैक्टीरिया है, तो पहले हमने ये पूछा कि वो बैक्टीरिया क्या ग्राम पॉजिटिव है या नहीं है। तो अगर वो बोला नो तो हम फिर उससे शेप पूछेंगे। अगर उसने बोला यस तो ओके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर उसने बोला नो, मतलब हमें एंड तक जाना है ना, तो उसने बोला नो, बोला ओके, तो उसका शेप क्या? रॉड शेप का है क्या? बोला नो। तो अगर नो तो इसका वो कोकाई या फिर न्यूमोनिक बैक्टीरिया होगा। अगर उसने बोला यस तो अब उससे पूछेंगे क्या वो ऑक्सीजन ले सकता है क्या, ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकता है क्या? तो हमने बोला नो, तो मतलब वो ऑब्लिगेट इनएरोबिक है। बोला यस तो वो फर्मेंटेड लैक्टोज लेगा। फर्मेंटेड लैक्टोज ले रहा है क्या? तो बोला नो, तो नो लैक्टोज हो गया। यस तो मतलब वो क्या हो गया? सिट्रिक एसिड को चेंज करेगा कार्बन में।
अगर यहाँ पे हम पूछेंगे कि उस गैस में कार्बन का सोर्स क्या है, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकता है, तो बोला नो। अगर हाँ तो यस, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इस तरीके से यस और नो के जो क्वेश्चन है ये चलते रहेंगे, और फाइनली हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे पास में एंटेरोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है। कौन है? एंटेरोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली सेम ऐसे ही हमारे पास में फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग ये रहता है लास्ट टॉपिक हमारा। फ्लोरा का मतलब होता है हमारे पास में प्लांट्स, छोटे माइक्रोब्स प्लांट जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं फ्लोरा। आप कभी झील किनारे जाते हो, एक हरी सी चादर बिछी हुई रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? जू प्लैंक्टन कहते हैं या फाइटो प्लैंक्टन कहते हैं। अगर वो उड़ते दिखाई देते हैं आपको तो वो जू प्लैंक्टन हो गए, और वो हरी हरी चादर है वो है फाइटो प्लैंक्टन, तो वो फ्लोरा में आते हैं। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट स्पीसीज इन दिस एरिया। यहाँ नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि किसी एरिया के अंदर कितने प्लांट है, कौन से प्लांट हैं, ये सब जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। फ्लोरा ये प्लांट्स की बुक है। क्या है? ये प्लांट्स की बुक है बेटा। तो इस बुक के अंदर क्या मिलेगा? उस एरिया के अंदर जितने भी पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उन सब की जानकारी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वो कहाँ मिलेंगे और कहाँ कहाँ कितने कितना अमाउंट है उसका। फिर हमारे पास में मैनुअल, हम कहीं जाते हैं, इस एसी, ये एसी आई, इस एसी के रिमोट के साथ में इसका मैनुअल भी मिला, मतलब इसको कैसे चलाते हैं इसके बारे में इसकी जानकारी थी, इसी रिमोट के बारे में थी ना। अब देखो, द रिकॉर्ड दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड ऑन दिस एरिया। तो यानी यहां तो सब स्पीसीज के बारे में जानकारी है, यहां पे उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने की जानकारी है। क्या है? उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने की जानकारी सारी की सारी, कि जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें मैनुअल के थ्रू पता चल जाएगा। यानी मैनुअल के थ्रू क्या चीज पता चल गई कि प्लांट जो है हमारे पास में, उस प्लांट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेट सपोज उस प्लांट के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे लीव्स जो है उसके अंदर पैरेलल वेनेशन है या किस तरीके का वेनेशन है, किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है, ये सारी चीजें जो है वो लिखी रहती है इस पर्टिकुलर मैनुअल के अंदर। मोनोग्राफ में अगर हम बात करें तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, द रिकॉर्ड दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टैक्सॉन। एनी टैक्सॉन का मतलब क्या हो गया? किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात हो रही है, यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात हो रही है, यानी किसी भी एक कैटेगरी के बारे में जानकारी होगी। लेट्स एग्जांपल में समझाता हूं, जैसे या हो सकता है जीनस के बारे में जानकारी हो, या किसी ऑर्डर के बारे में जानकारी हो, या किसी क्लास के बारे में जानकारी हो। ऑर्डर के बारे में हो, क्लास के बारे में हो, तो इस तरीके से होमोनिडी, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमोशेपियंस, सेपियंस, इनमें से किसी एक की जानकारी होगी। मतलब किसी एक का ही क्या होगा? मोनोग्राफ होगा। इसको एक टेक्निकल टीम से समझाता हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैनुअल एंड मोनोग्राफ के अंदर। एक लड़की थी जिसका नाम था मोना। क्या नाम था? मोना। एक लड़की थी जिसका नाम था मोना, और मोना हम अक्सर देखते हैं क्या? मोनोकॉट। मोनो मतलब एक होता है, हम बायोलॉजी की टर्म में मोनो को क्या करते हैं? साइंस की टर्म में एक को बोलते हैं। तो मोना जो लड़की थी अकेली, वो टैक्सी में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? मोना अकेली टैक्सी में जा रही थी, और कहाँ जा रही थी? टैक्सोनॉमिकल एड की रिसर्च में जा रही थी। तो ये जो मोना लड़की है, ये जो मोना लड़की है वो क्या कर रही थी? टैक्सी में जा रही थी, मतलब टैक्सोनॉमिक एड है। तो मतलब मोनोग्राफ के अंदर द इंफॉर्मेशन होगी वो किसी एक ही टैक्सी में जा सकती है ना मोना भाई। 4 टैक्सी 2 टैक्सी में एक साथ कैसे जा सकती है? अजय देवगन तो है नहीं मोना। तो इसका मतलब मोना जो है वो एक ही टैक्सी में जा रही थी, यानी एक ही टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है मोनोग्राफ और मैनुअल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कैटलॉग। हम कहीं ड्रेस वगैरह बनाने जाते हैं शादी में, भैया मुझे तो इंडो वेस्टर्न चाहिए, कैटलॉग दिखाओ। मतलब क्या है? उस बुक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है जो कितने टाइप की ड्रेसेस उस दुकान के अंदर बनती है। तो यानी अल्फाबेटिकल लिस्ट मिल जाती है आपको यहाँ पे उस स्पीसीज में। अल्फाबेटिकल मतलब क्या? एक अरेंजमेंट। जैसे आपको इंडो वेस्टर्न चाहिए तो इंडो वेस्टर्न का अलग कैटलॉग है, आपको ट्रेडिशनल चाहिए वो ट्रेडिशनल आपको अलग से मिल जाएगा, आपको मॉडर्न चाहिए मॉडर्न का अलग से कैटलॉग होगा। तो यानी वहाँ पे हर एक क्लासिफिकेशन का अलग से कैटलॉग मिलेगा। तो वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्पीसीज का आपको क्या मिल जाता है? कैटलॉग मिल जाता है। और ये सारी किताबें हैं बेटा, ये सारी किताबें हैं जो मैंने आपको नीचे दे रखी हैं। अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे होता है पूरा कंप्लीटली फिनिश। कैसा लगा चैप्टर आपको मुझे ज़रूर बताना। इसके MCQs भी अगर आप चाहते हैं वो भी मैं YouTube पे हर शाम 7 बजे करवाता हूँ, आप आके ज़रूर अटेंड करना क्लास को। और अगर आप चाहते हैं
कि सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। 90 मिनट में हमने चैप्टर को फिनिश किया है। अगर आगे भी आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम इस वन शॉट सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, तो आप अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। और मैंने एक क्वेश्चन इसमें पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब और नेक्स्ट आने वाले चैप्टर को आप कौन सा चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।